हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं क्लास 10 का सामाजिक विज्ञान प्रैक्टिस सेट। और ये जो आपका प्रैक्टिस सेट होने वाला है काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। जो एमसीक्यू पेपर्स होते हैं उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्लास 10 में हिंदी मीडियम का विद्यार्थी हैं तो इस सामाजिक विज्ञान का एमसीक्यू पेपर का रेफरेंस ले सकते हैं, जिसमें यहाँ पे पीवाईक्यू पेपर्स को सेलेक्ट किया गया है और उससे रिलेटेड टॉपिक वाइज अलग अलग टॉपिक से छाट छाट कर पेपर्स को यहाँ पे तैयार किया गया है, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज यहाँ पे इसको शुरू करते हैं। तो इसमें आप देखेंगे सबसे पहला सवाल आपके पास दिया गया है कि उपभोक्ता का कर्तव्य क्या है। ठीक है, उपभोक्ता यानी क्या होता है? कंज्यूमर। कंज्यूमर का यहाँ पर पूछा गया है क्या ड्यूटी होता है, इसका कर्तव्य क्या होता है। तो हमारे पास चार विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसमें हमारे पास जो पहला विकल्प दिया गया है उत्पादन तिथि की जांच करना, दूसरा विकल्प है अधिकतम खुदरा मूल्य की जांच करना, तीसरा ऑप्शन है वस्तु की गुणवत्ता की जांच करना यानी क्वालिटी की जांच करना। तो हम लोग को एक कंज्यूमर के तौर पे, एक उपभोक्ता के तौर पे हमें इन सारी बातों का ध्यान रखना होता है। यानी किसी भी सामान को खरीदते हैं तो उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, उसमें एमआरपी क्या है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस यानी कि अधिकतम खुदरा मूल्य क्या है, उसकी भी जांच करते हैं, तथा वस्तु का जो गुणवत्ता है यानी कि क्वालिटी, इसकी भी हमें जांच करनी होती है। यानी कुल मिलाकर कहेंगे तो हमें तीनों बातों का ध्यान रखना है, यानी उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे पूछा गया है कि भारतीय संविधान में, ठीक है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकार कितने हैं या किसके पास है। ठीक है, किसके पास है अवशिष्ट अधिकार, यानी कि हमारे पास जो स्पेशल एक तरीका से राइट कह सकते हैं वो किसके पास है। तो बोलेंगे भारतीय संविधान के हिसाब से दोनों के पास होना चाहिए, यानी केंद्र सरकार के पास भी होना चाहिए और राज्य सरकार के पास भी होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है कि भारत की राष्ट्रीय आय में, यानी कि नेशनल इनकम, भारत का जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है, उसमें सबसे ज्यादा योगदान कौन देता है? सबसे ज्यादा योगदान कौन देता है? तो बोलेंगे तृतीयक क्षेत्रक। सबसे ज्यादा हमारा जो नेशनल इनकम है, ठीक है, भारत का जो नेशनल इनकम है उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन, योगदान किसका है? तो बोलेंगे तृतीयक क्षेत्रक। लेकिन अगर मान लीजिए हमसे पूछा जाता कि भारत में सबसे ज्यादा रोजगार, ठीक है, भारत में सबसे ज्यादा रोजगार किस क्षेत्र में अभी भी उपलब्ध है? तो बोलेंगे प्राथमिक। किसमें बोला जाएगा? प्राथमिक। लेकिन हमसे पूछा है कि राष्ट्रीय आय में सबसे ज्यादा जो योगदान है वो किस क्षेत्र का है? तो बोलेंगे टर्सरी सेक्टर का है, तृतीयक क्षेत्रक। ठीक है, जो सेवा से संबंधित क्षेत्र होता है उसे हम लोग तृतीयक क्षेत्र कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है कि भारत में सबसे बड़ा बाघ परियोजना या बाघ अभयारण्य जो कि रिजर्व होता है वो कौन सा है? ठीक है, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पे कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये हमारे पास जो सबसे बड़ा जो बाघ का, टाइगर का जो अभयारण्य है वो कौन है? कॉर्बेट अभयारण्य। तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारे पास है संसद के संयुक्त बैठक को कौन संबोधित करता है? संसद के संयुक्त बैठक। अब यहाँ पे देखेंगे ज्वाइंट सेशन। संयुक्त बैठक का मतलब क्या होता है? ज्वाइंट सेशन। तो हमें यह बात समझनी पड़ेगी कि अगर मान लीजिए हमारे पास लोकसभा है, ठीक है, तो लोकसभा के जो हमारे पास हेड होते हैं, लोकसभा को जो संबोधित करते हैं वो होते हैं स्पीकर। लोकसभा को कौन करते हैं? स्पीकर। लेकिन अगर राज्यसभा की बात किया जाएगा, ठीक है, राज्यसभा जिसको हम लोग अपर हाउस कहते हैं, हाउस ऑफ द स्टेट यानी कि अपर हाउस, ठीक, इनमें वर्तमान में 250 सीटें हैं। ठीक है, तो इनकी अगर अध्यक्षता की बात की जाएगी राज्यसभा की, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर क्या? उपराष्ट्रपति। क्या बोलेंगे? उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, वीपी। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा गया है कि दोनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को संयुक्त रूप से कौन संबोधित कर सकते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के राष्ट्रपति संयुक्त रूप से ज्वाइंट दोनों को एक तरफ से संबोधित कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6। निम्न में से कौन रोपण फसल है? ये फसल के प्रकार, हमारा टॉपिक है कृषि, ये हमारा भूगोल का प्रश्न है कृषि से। ठीक है, तो रोपण फसल का उदाहरण हमें बताना है, यानी जिसे हम लोग रोपते हैं। ठीक है, रोपण फसल में क्या है हमारे पास? तो रोपण फसल में हमारे पास क्या आता है? गेहूं। ठीक है, यहाँ पर रोपण फसल में क्या आ जाएगा? गेहूं।
अगर हमसे चाय और कॉफी से पूछा जाएगा कि चाय और कॉफी किस प्रकार का है, तो चाय और कॉफी होता है पेय फसल, ठीक है। इसको वाणिज्य में भी लिया जा सकता है, लेकिन ये पेय फसल हो जाएगा, यानी पीने वाला, ठीक है। तो ये हमारा पेय फसल में आ जाएगा। तो रोपण फसल में कौन आ जाएगा हमारे पास, गेहूं। अगर बोला जाएगा वाणिज्य में बताना है, तो वाणिज्य में क्या बोलेंगे, रबड़, ठीक है। वाणिज्य फसल का उदाहरण क्या हो जाएगा, रबड़। और पेय फसल का उदाहरण क्या हो जाएगा, चाय और कॉफी। और रोपण फसल का उदाहरण कौन सा है, तो बोलेंगे गेहूं, ठीक है। नेक्स्ट, सत्ता की साझेदारी का नैतिक तर्क क्या है। सत्ता की साझेदारी का नैतिक तर्क क्या है। पहला ऑप्शन, यह सत्ता का क्षेत्र का वितरण है, बिल्कुल नहीं। अगर सत्ता का क्षेत्र का वितरण होगा तो उसे हम लोग संघवाद कहेंगे, ठीक है। उसे हम लोग सत्ता की साझेदारी नहीं कहेंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, संघवाद, यानी कि फेडरलिज्म कहेंगे। तो ऑप्शन ए गलत हो गया। यह लोकतंत्र की आत्मा है, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र की आत्मा है, ये बिल्कुल सही जवाब है। यह राजतंत्र की आत्मा है, राजतंत्र तो हो ही नहीं सकता। सत्ता की साझेदारी राजतंत्र यानी कि मोनार्की में नहीं हो सकता। तो ऑप्शन सी भी गलत है, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत है। यानी हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि भारत का प्रथम परमाणु उत्पादन केंद्र कहां पर है, ठीक है। भारत का पहला एटॉमिक एनर्जी प्रोडक्शन यूनिट कहां पर है, तो हम लोग बोलेंगे तारापुर, महाराष्ट्र। कहां पर है, तारापुर, महाराष्ट्र। नेक्स्ट, पंचायती राज किस विषय में है, ठीक है। पंचायती राज जो है किस विषय में आता है, तो हमसे पूछा गया है राज्य सूची है, केंद्र सूची है, समवर्ती सूची है, या इनमें से कोई नहीं है। राज्य सूची मतलब क्या होता है, स्टेट लिस्ट, ठीक है। राज्य सूची मतलब स्टेट लिस्ट। केंद्र सूची मतलब सेंट्रल लिस्ट, ठीक है, सेंट्रल यानी कि यूनियन लिस्ट। समवर्ती सूची का मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे कनकरेंट लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट। समवर्ती सूची का मतलब होता है कनकरेंट लिस्ट, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि पंचायती राज किस विषय में है, तो बोलेंगे स्टेट लिस्ट में आता है। यानी करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पंचायती राज राज्य सूची में आता है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा गया है कि लोहा इस्पात, लोहा जो है, लोहा इस्पात किस प्रकार का उद्योग है, यानी किससे संबंधित होता है ये, ठीक है। किससे, कृषि से, उपभोक्ता से, सूचना से। सूचना तो पहली गलत हो गया, कृषि तो है नहीं, लोहा आपका खेती बाड़ी से संबंधित हो नहीं सकता, कंज्यूमर तो हो ही नहीं सकता। मतलब यहाँ पर हम लोग को ऑप्शन देखना है, एलिमिनेट कर देना है। दो ऑप्शन तो डायरेक्ट कट गया, बाकी हमारे पास दो ऑप्शन बचता है, उपभोक्ता उद्योग और नेक्स्ट हमारे पास है आधारभूत यानी इंफ्रास्ट्रक्चर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11। इसमें हमसे पूछा गया है कि भारत का तटीय पड़ोसी देश, तटीय यानी कि जिनकी सीमाएं पानी से या जल से जुड़ी हुई हो, ठीक है। जिनकी सीमा जल से जुड़ी हुई हो उनको हम लोग तटीय सीमाएं कहते हैं, और जिनकी सीमा स्थल से यानी जमीन से जुड़ी हुई रहती है उसको हम लोग स्थलीय सीमा कहते हैं। जैसे पाकिस्तान हो गया, चाइना है, नेपाल है, ये सारा क्या है, स्थलीय सीमा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमसे पूछा है कि तटीय सीमा यानी कोस्टल एरियाज है ना, हमारा जो तटीय सीमा है वो किससे जुड़ा हुआ है, तो बोलेंगे श्रीलंका। अगर भारत के नक्शा आप देखेंगे तो भारत का नक्शा हम कुछ दक्षिण साइड ऐसा बनता है हिस्सा, तो इधर साइड में आप देखेंगे यहाँ पर श्रीलंका बना हुआ रहता है, ठीक है। तो भारत का तटीय पड़ोसी देश कौन सा है, तो बोलेंगे श्रीलंका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपका 12। सरकार के अंग हैं, सरकार के अंग कौन है, तो विधायिका भी होती है, कार्यपालिका भी और न्यायपालिका। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। विधायिका यानी कि लेजिस्लेटिव, न्यायपालिका यानी कि जुडिशियरी, और कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव। कार्यपालिका का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूटिव, ठीक है। तो ये तीनों का तीनों जो हमारे पास है ऑर्गन ऑफ स्टेट हैं, यानी कि सरकार के अंग हैं, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहां पर है कि उत्पत्ति के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ठीक है, ओरिजिन के आधार पर यानी उत्पत्ति के आधार पर पूछा गया है कि संसाधन का प्रकार है, ठीक है, संसाधन का प्रकार है। तो संसाधन किस प्रकार का है, तो बोलेंगे जैव संसाधन। यहाँ क्या हम लोग बोलेंगे, जैव संसाधन। उत्पत्ति के आधार पर जैव संसाधन और अजैव संसाधन, बायोटिक और अबायोटिक। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया कि स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व का मतलब क्या होता है, ऑनरशिप, ठीक है। स्वामित्व का मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे ऑनरशिप।
मालिकाना हक के आधार पर कितने प्रकार का, ठीक है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के हमारे पास होते हैं। इसमें सबसे जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हम लोग बात करते हैं वो हम लोग बोलते हैं यहाँ पे प्राइवेट। जो सबसे हम लोग यहाँ पे क्या बात करते हैं, प्राइवेट, मतलब एक प्राइवेट भी हो सकता है, एक स्टेट गवर्नमेंट वाला भी हो सकता है, पीपीपी मोड में भी हो सकता है, तो अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। और कभी कभी कुछ हमारे पास जो होते हैं वो समूह वाला होता है, यानी कि ग्रुप में भी मतलब यहाँ पे मालिक बन सकते हैं, ठीक है। जैसे अमूल दूध वाला अगर एग्जाम्पल लिया जाए वहां पर, ठीक है, अनंत मिल प्रोडक्शन वाला यूनिट का, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे वो हमारे पास हो जाएगा यूनिट, यानी कि एक तरीका से सारे लोग मिलकर ग्रुप में बना सकते हैं, उसको हम लोग कह सकते हैं समूह वाला। तो यहाँ पूछा है कि स्वामित्व के आधार पर संसाधन कितने प्रकार का है, तो बोलेंगे 4 प्रकार का। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15, विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है, तो बोलेंगे लौह इस्पात का सबसे बड़ा आयरन स्टील, ठीक है, आयरन स्टील का उद्योग सबसे बड़ा है पूरे दुनिया में। क्वेश्चन नंबर 16, विश्व में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश, यानी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन, चीनी का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पर होता है, तो बोलेंगे भारत में। भारत में शुगर का सबसे ज्यादा है ना, शुगर यानी चीनी का सबसे ज्यादा मात्रा में प्रोडक्शन किया जाता है, उत्पादन किया जाता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। रॉलेट, ये हमारा हिस्ट्री का सवाल आ गया, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ, डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा 1919, ठीक है। फिर पूछा जाएगा आपसे चंपारण आंदोलन, फिर पूछा जाएगा प्रथम विश्व युद्ध, तो इस प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं। अगर आपसे पूछ देगा कि प्रथम विश्व युद्ध, तो बोलेंगे 1914 से 1918, इस प्रकार से आपको टिक करना होगा, ठीक है। तो हमसे पूछा है कि रॉलेट एक्ट कब पारित किया गया, तो बोलेंगे 1919 में, ठीक है। नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन कब शुरुआत हुआ, ठीक है, असहयोग आंदोलन का शुरुआत कब किया गया, तो 1921। ये आपको डायरेक्ट 1 लाइनर क्वेश्चन है, जो डायरेक्टली अगर आपको याद है तो आप इसको यहाँ पर टिक कर सकते हैं, और नहीं याद है तो थोड़ा सा परेशानी, इसीलिए हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 19, इसमें पूछा गया है कि सरदार सरोवर बांध कहाँ स्थित है, सरदार सरोवर बांध कहाँ पर स्थित है, तो हम लोग बोलेंगे गुजरात। आप इसको सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम से भी जान सकते हैं, है ना। यूनिटी, जो हमारे पास स्टेचू ऑफ यूनिटी है, स्टेचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, स्टेचू ऑफ यूनिटी कहाँ पर, तो बोलेंगे हमारे पास सरदार वल्लभ भाई पटेल का ही वो स्टेचू बनाया गया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री थे, ठीक है, पहले होम मिनिस्टर। तो कह सकते हैं सरदार सरोवर बांध कहां पर है, तो बोलेंगे गुजरात। नेक्स्ट यहां पर है बांधों को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा, तो ये हमारे पास एनसीईआरटी टेक्स्ट से लिया गया है। इसका सीधा आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री बने 15 अगस्त 1947 को, ठीक है, स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनके जन्म को हम लोग 14 नवंबर, आज हमारे पास अभी नवंबर ही चल रहा है, ठीक है, आज हमारे पास 12 नवंबर हो गया है, तो 14 नवंबर को यानी परसों दिन हमारे पास जो है बाल दिवस के रूप में मनाएंगे जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे को, ठीक है। तो बांधों का आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा, तो बोलेंगे जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, यंग इटली का स्थापना। यंग इटली क्या है, तो एक तरीका से गुप्त संगठन था, ठीक है, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या था, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि गुप्त संगठन। तो यंग इटली का स्थापना किसने किया, यंग इटली का स्थापना किसने किया, तो बोलेंगे जिउसेप्पे मैस्नी, जो कि एक क्रांतिकारी था। जिउसेप्पे मैस्नी कौन था, तो बोलेंगे क्रांतिकारी था। और यंग इटली क्या था, तो यंग इटली एक प्रकार का गुप्त संगठन था, ठीक है। नेक्स्ट, फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ। मताधिकार का मतलब क्या होता है, वोटिंग राइट। मताधिकार का मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे हम लोग वोटिंग राइट। इससे रिलेटेड एक सवाल अभी और भी करंट अफेयर में आया हुआ है, उसमें क्या पूछा गया है कि अभी हाल ही फिलहाल में कौन सा देश जो है महिलाओं को सेना में भर्ती के लिए परमिशन दिया है, कौन सा देश जो महिलाओं को सेना में भर्ती के लिए, है ना, तो हम लोग बोलेंगे सऊदी अरबिया। नाम उसका क्या हो जाएगा, सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया में 2015 में लोकतंत्र का सही तरीका से महिलाओं को अधिकार दिया गया था। फिजी भी एक देश है जहां पे
2015 में इस तरह के, आज से ठीक 9 साल पहले ऐसा मतलब उनको परमिशन दिया गया। और अभी जो है सऊदी अरबिया में महिलाओं को सरकारी यानी मिलिट्री वगैरह में भर्ती के लिए प्रमाणित किया गया है और उसको छूट दिया गया है। ठीक है, तो हमसे पूछा है यहाँ पर कि फ्रांस की महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ, तो बोलेंगे 1945 में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, मृदा अपरदन का कारण क्या है? मृदा किस वजह से अपरदित हो जाता है? तो इसका तो बहुत सारे कारण हैं, यानी नदियों में बाढ़ आना ये भी हो सकता है, वन उन्मूलन ये भी इसका कारण है, कृषि का गलत तरीका, गलत तरीके से हम लोग खेती बाड़ी करेंगे तो ये भी हमारा एक कारण हो सकता है, सॉइल इरोजन का, तो बोलेंगे उपरोक्त सभी। ठीक है, इनमें से कौन राज्य सूची में नहीं है, यानी स्टेट लिस्ट में कौन नहीं है? तो स्टेट लिस्ट में कौन नहीं है तो हम लोग बोलेंगे सुरक्षा। हम लोग क्या बोलेंगे? सुरक्षा। जो सिक्योरिटी हमारे पास है ये दोनों लिस्ट में आ सकता है, यानी कि जो सिक्योरिटी हमारा है वो स्टेट लिस्ट में भी आ सकता है और ये हमारा सेंट्रल लिस्ट में भी आ सकता है। स्टेट लिस्ट में भी आएगा और सेंट्रल लिस्ट में भी आएगा। तो पूछा है कि इनमें से कौन राज्य सूची में नहीं है, तो सुरक्षा हमारा राज्य सूची में नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इसमें पूछा गया है एक खनिज का नाम बताएं जिसका भारत विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक है। 25 नंबर में पूछा गया है कि कौन सा ऐसा खनिज है ना, कौन सा ऐसा मिनरल्स है जिसका भारत सबसे बड़ा उत्पादक है, यानी सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में भारत में ही सबसे ज्यादा उसका उत्पादन किया जाता है, तो हम लोग बोलेंगे यहाँ पर अवरक। अगर ये झारखंड में बोल देगा कि झारखंड में सबसे ज्यादा, तो हम लोग क्या बोलेंगे? कोडरमा। झारखंड का एक जिला है उसका नाम है कोडरमा, झारखंड का जिला क्या है? कोडरमा। तो झारखंड के कोडरमा जिले में, ठीक है, झारखंड के कोडरमा जिले में सबसे ज्यादा अवरक का उत्पादन होता है, अवरक का वहां पर माइनिंग एरिया भी है। ठीक, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे अवरक। नेक्स्ट, प्रथम सफल सूती, ठीक है, प्रथम सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में कहाँ लगाया गया? ठीक है, कहाँ लगाया गया, तो बोलेंगे मुंबई में। सबसे पहले सफल सूती वस्त्र उद्योग कब की बात हो रही है? 1854। ठीक है, तो ये उद्योग कहाँ पे लगाया गया था, तो बोलेंगे मुंबई में। नेक्स्ट, अब अगर बोलेगा सबसे ज्यादा, अगर मान लीजिए सबसे ज्यादा अगर बोलेगा सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पर है, तो बोलेंगे गुजरात में। अब गुजरात का कौन सा शहर, तो बोलेंगे सूरत। ठीक है, गुजरात का कौन सा शहर? सूरत। सबसे ज्यादा वस्त्र उद्योग, वो चूंकि तटीय इलाका है, तटीय क्षेत्र है समुद्र के किनारे, इसीलिए सबसे ज्यादा वहीं पे इस तरह के उत्पादन क्षेत्र लगाए जाते हैं जहां पे सूती वस्त्र बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो हमसे पूछा गया सबसे पहला 1854 में, तो बोलेंगे मुंबई। ठीक है, अब मुंबई का पहले नाम क्या था, तो बॉम्बे। मुंबई का पहले नाम था बॉम्बे, यानी कि बम्बई या बॉम्बे। ठीक है, नेक्स्ट, केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच होने वाले विवादों का निपटारा, उनके बीच जो कॉन्फ्लिक्ट होता है यानी कि विवाद होता है, डिस्प्यूट, उनका निपटारा कौन करता है, तो उनका निपटारा करता है न्यायपालिका यानी कि जुडिशियरी। ठीक है, उनका निपटारा कौन करता है, तो हम लोग बोलेंगे न्यायपालिका यानी कि जुडिशियरी, न्यायपालिका यानी कि जुडिशियरी। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि नई आर्थिक नीति, आर्थिक नीति को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इकोनॉमिक पॉलिसी। न्यू आर्थिक नीति यानी नई वाली जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो कब बनाई गई थी, तो बोलेंगे 1991 में। ठीक है, 1991 में, 1991। और 1992 में हमारे यहाँ पंचायती राज यानी डिसेंट्रलाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो 1992 में लाया गया। इकोनॉमिक पॉलिसी कब लाया गया भारत में, तो बोलेंगे 1991 में। और डिसेंट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट यानी विकेंद्रीकरण, ठीक है, विकेंद्रीकरण का कॉन्सेप्ट कब लाया गया, तो बोलेंगे 1992 में। ठीक है, और 1992 के बाद से हमारे यहाँ कोलिशन गवर्नमेंट, हमारे भारत में जो है कोलिशन गवर्नमेंट यानी कि गठबंधन की सरकार का जो चलन है वो करीब करीब 1992 के बाद से प्रचलित हो गया, क्योंकि कोई भी सिंगल पार्टी मेजोरिटी में यानी सत्ता में आने के लिए अपना बहुमत साबित नहीं कर पाई। ठीक है, इसीलिए कोलिशन गवर्नमेंट का जो प्रचलन है 1992 से भारत में सबसे ज्यादा हो गया। ठीक है, तो इकोनॉमिक नीति का सबसे करेक्ट आंसर क्या हो गया? 1991। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि औद्योगिक क्रांति है ना, औद्योगिक क्रांति, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ठीक है, सबसे पहले कहाँ प्रारंभ किया गया, तो बोलेंगे इंग्लैंड में। इंग्लैंड क्या है, तो बोलेंगे एक यूरोपीय देश है। ठीक है, इंग्लैंड क्या है? यूरोपीय देश है। और हमारे पास कॉन्टिनेंट की संख्या कितनी है? 7, जिसमें एक हमारा यूरोप भी आता है। हम लोग भारतवंशी कहाँ पे रहते हैं?
एशिया में रहते हैं। इंग्लैंड कहाँ का देश है? यूरोपियन देश है। ठीक है, तो औद्योगिक क्रांति यानी कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है सबसे पहले कहाँ हुआ? तो बोलेंगे इंग्लैंड में हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो सीरीज में कि गांधी जी ने दांडी यात्रा, दांडी एक गांव का नाम है, ठीक है, जो समुद्र के किनारे है, तो गांधी जी ने दांडी यात्रा कब शुरू की? ठीक है, तो बोलेंगे 12 मार्च 1930, 12 मार्च 1930, जिसमें गांधी जी जो है लगातार अपने सहयोगियों के साथ, ठीक है, अपने सहयोगियों के साथ 78 सहयोगियों के साथ, फॉलोअर्स के साथ गांधी जी ने करीब करीब 240 मील की यात्रा उन्होंने किया और 24 मील करीब करीब पर डे वो चला करते थे। तो गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत, इसको हम लोग नमक आंदोलन भी कह सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नमक आंदोलन। गांधी जी का जो गांधी जी का जो दांडी यात्रा है उसको हम लोग नमक आंदोलन के भी नाम से जान सकते हैं, क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है जो आम जन को इस्तेमाल करने वाला नमक है उसमें भी टैक्स लगा दी थे, इसीलिए गांधी जी उसका विरोध में आंदोलन किए। और इस आंदोलन का शुरुआत उन्होंने कब किया? तो 12 मार्च 1930। ठीक है, 12 मार्च 1930। यहाँ पे एक चीज आपको यहाँ पे सुधारने की जरूरत है, यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों मतलब मैच कर गया है, तो हमारा सही आंसर तो यही है 12 मार्च 1930। ठीक है, 12 मार्च 1930 इसकी शुरुआत कब किया गया था? तो 12 मार्च 1930। ठीक है, तो चलिए उम्मीद करता हूं कि आज ये जो आपका पेपर है समझ में आया होगा। ये प्रैक्टिस पेपर बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर था। तो इसी प्रकार का वीडियो सीरीज हम लोग यहाँ पे करते रहेंगे और बोर्ड एग्जामिनेशन से पहले हमारा जो MCQ प्लस में सब्जेक्टिव सारे पेपर को कवर करा दिया जाएगा। अगर आपको ये सीरीज पसंद आता है तो आप इसको लाइक शेयर जरूर करेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लेंगे सब्सक्राइब और बेल बटन दबाना नहीं भूलेंगे। तो मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।